हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ICS प्लेटफॉर्म। आज है 18th ऑफ सितंबर और 18th ऑफ सितंबर करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और PIB। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले अपन जान लेते हैं अपन पढ़ेंगे क्या। क्लियर? तो देखो दोस्तों, अभी एक पेपर निकाला है, जो टाइटल है जिसका नाम मैं बताऊंगा आपको, वो निकाला है इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। इसने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें बताया है कि कितनी डिस्पैरिटी है फ्रॉम 1960 टू 61 से लेकर 2023 और 24। व्हाट आई मीन्स, कौन सा एरिया इंडिया का डेवलप हो रहा है फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू अप टू नाउ, ओके, और कौन सा एरिया बैकवर्ड होते जा रहा है, इस रिपोर्ट में हम पूरा जानेंगे। क्लियर? वो बताऊंगा आपको। देन आफ्टर क्वाड की समिट, जो कि मोदी साहब जाने वाले हैं और 21 सितंबर टू 23 सितंबर तक ये मीटिंग चलेगी, क्वाड की मीटिंग। क्लियर? और मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि क्वाड क्या है और इसमें क्या डिस्कस किया जाएगा। क्लियर? देन आफ्टर सेंटर प्लानिंग टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फिशिंग इन अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। देखो, आप जानते हो कि फिशरी मिनिस्टर हैं राजीव रंजन सिंह। क्लियर? अब इन्होंने क्या किया है कि फिशरीज को प्रमोट करने के लिए, व्हाट आई मीन्स एनहांस करने के लिए प्रोडक्शन या फिर एक्सपोर्ट एनहांस करने के लिए गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है किसके ऊपर, कि फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में। इसको हम डिटेल में जानेंगे कि इंडिया की कंडीशन क्या है अभी फिशिंग सेक्टर में, और इंडिया कितना एक्सपोर्ट करती है, और इंडिया का टारगेट क्या है इन फ्यूचर टू एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ फिशिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिशिंग। क्लियर एंड सी फूड ऑल्सो। क्लियर? देन आफ्टर COP29 अजरबैजान, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अजरबैजान में फिर से COP29 होने जा रही है और ये नवंबर में होगी, 21 नवंबर से कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? देन आफ्टर ये नवंबर के मंथ में होने जा रही है अजरबैजान बक्की में। क्लियर? बक्कू जो सिटी है वहां पर होगी, और इसमें क्या क्या एजेंडा डिसाइड करे गए हैं जो डिस्कस किए जाएंगे, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। क्लियर? चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है वर्किंग पेपर बाय EAC मींस इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। एक वर्किंग पेपर निकाला है जिसका टाइटल है, देख लीजिए, रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट 1960 टू 61, 2023-24। अब इस रिपोर्ट में बताया है कि डिस्पैरिटी अमोंग स्टेट्स इन इंडिया। क्या बताया है कि देखो, आप इंडिया के अंदर आप जानते हो कि नॉर्थन पार्ट, साउथर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट, ये पार्ट कई सारे डिवाइड करके रखा है इंडिया को, और कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा डेवलपमेंट। तो आप जानते हो इस रिपोर्ट के अंदर बताया है कि इंडिपेंडेंस के टाइम कौन सी स्टेट डेवलप थी, वो कितनी ग्रोथ कर रही थी, अब उसकी कंडीशन क्या है, और इंडिया में जो स्टेट हैं उनकी पर कैपिटा इनकम, किस स्टेट की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है और किस स्टेट की पर कैपिटा इनकम लो है, ये हम सब जानेंगे। और इस वर्किंग पेपर टाइटल में सब दिया हुआ है, तो हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें बोला गया कि जो वेस्टर्न एंड साउथर्न स्टेट है आर डेवलप्ड देन अदर स्टेट। पहला इन्होंने एक बात बोली है कि जो वेस्टर्न और जो साउथर्न स्टेट है, मींस वेस्टर्न कौन सी, गुजरात स्टेट, और जो साउथ की स्टेट है वो ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, उनकी इकोनॉमी मींस जो उनकी GDP, इंडिया कंट्रीब्यूशन में GDP में बहुत ज़्यादा है और वो जल्दी डेवलप हो रही है एज कंपेयर टू द अदर स्टेट। समझ में आया मेरी बात को? इन्होंने बोला, और दूसरी बात कि जो 5 साउथ की स्टेट है, साउथ स्टेट कौन कौन सी दोस्तों, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, ये जो स्टेट हैं
ये इनका कंट्रीब्यूशन इंडियन जीडीपी में अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ इंडियन जीडीपी। देख रहे हो? तो साउथर्न स्टेट, जो साउथ की स्टेट है, वो कितनी डेवलप है, इसका क्या रीजन है? क्लियर? तो इस रिपोर्ट में बोला गया कि जो इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, 30% ऑफ द कंट्रीब्यूशन इज ओनली फ्रॉम साउथर्न स्टेट। साउथर्न स्टेट जो है वो 30% कंट्रीब्यूट कर रही है इंडियन जीडीपी में। तो समझ लो आप। और अगर देखा जाए अभी राइट नाउ ये डेटा है 2023-24 का, और अगर 1960 टू 61 देखा जाए तो अभी जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल सिंगल स्टेट का कंट्रीब्यूशन था 1960 और 61 में नियरली 10%, 10.5% था, 10.5% इन इंडियन जीडीपी। देख रहे हो आप? इंडियन जीडीपी में कम से कम वेस्ट बंगाल का 1960 और 61 में 10.5% शेयर था। और देखिए 60 साल के अंदर, 6 डिकेड के अंदर वेस्ट बंगाल का कंट्रीब्यूशन सिर्फ ओनली रह गया है 5.1% ओनली। कितना रह गया है? 5.1%। अब यह भी बताया इस रिपोर्ट में कि पर कैपिटा इनकम किस स्टेट की ज्यादा है। तो देखा जाए तो पर कैपिटा इनकम दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटका, वी कैन से देन हरियाणा, ये स्टेट का पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है। और पर कैपिटा इनकम जानते हो कि पर पर्सन की आय, मतलब इनकम, पर पर्सन की जो इनकम होती है उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। आय, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम आय, मैं आयु बोल रहा था बट मुझे हिंदी नहीं आती, तो उसको इनकम को हम आय बोलते हैं। हर आदमी की आय क्या है? हर पर पर्सन की पर कैपिटा इनकम बोला जाता है कि हर आदमी की आय कितनी है, मींस पर पर्सन की इनकम बताई जाती है, उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो इस स्टेट के अंदर जितने भी पर्सन रह रहे हैं उनकी पर कैपिटा इनकम हाई है। और लोएस्ट किसकी है? लोएस्ट है पर कैपिटा इनकम बिहार की। बिहार की लोअर पर कैपिटा इनकम है। क्लियर? लोअर पर कैपिटा इनकम है। अब इस रिपोर्ट में यह भी बताया है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जो ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। वो डेवलप ज़्यादा ही हो रही हैं और उनकी ग्रोथ बहुत हाई है। तो दो स्टेट हैं, गुजरात, गुजरात और महाराष्ट्र। ये दो स्टेट डेवलप जल्दी हो रही हैं। इन दो स्टेट ने डेवलपमेंट अच्छा खासा पकड़ के रखा है एज कंपेयर टू द अदर स्टेट, गुजरात और महाराष्ट्र। तो आप समझ गए होंगे इस रिपोर्ट के अंदर क्या बोला गया है और ये किसने निकाली है। तो आप मेंशन करके आया ना ऐसे के अंदर। अगर आपका डेवलप और डेवलपिंग और डिस्पैरिटी अमॉन्ग स्टेट के ऊपर कोई भी ऐसे आ जाता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो यू कैन इजीली मेंशन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट बाय पब्लिश बाय इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल to Prime Minister. This report name is, title name is Relative Economic Performance of Other Indian State 1960 to 61 to 2023-24। क्लियर? ये निकाली है। क्लियर? सितंबर 2024 में। और ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आपके लिए याद रखना, ये इस रिपोर्ट का यूजेबिलिटी कई सारे आंसर में और ऐसे में तो बिल्कुल मेंशन करके आना ही है आपको। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट है क्वाड समिट। देखो मैं हर लेक्चर बताता हूं कि एक क्वाड ग्रुप है, वी कैन से क्वाड ग्रुप है जिसमें 4 मेंबर हैं। कौन कौन से? जापान, इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 क्वाड के मेंबर हैं। क्या दोस्तों? क्वाड के 4 मेंबर हैं। और इनका मेन एम क्या है क्वाड का बनने का? तो इसका मेन एम है टू पीस इन इंडो पैसिफिक एरिया। इंडो
पैसिफिक एरिया, इंडो पैसिफिक एरिया को पीस रखना और नो डोमिनेंस फ्रॉम एनी कंट्री। अब आपको मैं रियल बताऊं, इसका अनऑफिशियल काम क्या है, क्लियर। देखो अनऑफिशियल क्या होता है कि जो चाइना कंट्री है, आप जानते हो कि साउथ चाइना सी का कितना इशू चल रहा है, साउथ चाइना सी का कितना इशू चल रहा है। इस पर चाइना अपना क्लेम करती है कि ये साउथ चाइना सी चाइना की है, क्लियर है, चाइना की है। बट क्या है कि ये बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 55% ऑफ ग्लोबल ट्रेड पास थ्रू साउथ चाइना सी। क्या होता है, 55% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड pass through South China Sea, and South China Sea is a conflict point between China and the Southeast Asian country। क्या है, साउथ चाइना सी एक कॉन्फ्लिक्ट सी बन गई है बिटवीन चाइना एंड जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रियां हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट सी बन गई है। और इसका रिजोल्यूशन करने के लिए आप जानते हो कई सारी मीटिंग होती है, रीजनल मीटिंग, इंटरनेशनल मीटिंग, और हर मीटिंग में साउथ चाइना सी के ऊपर डिस्कस किया जाता है। जब भी हमारे देश के कोई हायर अथॉरिटी जब भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जाती है तो डेफिनेटली आप देखना कि साउथ चाइना सी के ऊपर डिस्कस जरूर किया जाएगा। क्या किया जाएगा, साउथ चाइना सी के ऊपर डिस्कस हमेशा किया जाएगा। क्या रीज़न है, क्योंकि आप जान रहे हो डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन चाइना एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। तो इसका रिजोल्यूशन निकालने के लिए वो सोचते हैं कि इंडिया अच्छी कंट्री है, वीकेंड पीसफुल कंट्री है, और ये इंटरनेशनली ग्लोबली वैल्यू है इसकी, तो इससे डिस्कस करना जरूरी है, ये रिजोल्यूशन निकाल सकती है, क्लियर। अब देखो दोस्तों, तो इसी का मेन रीज़न था कि क्वाड बनाने का, कि चाइना को रोकना जो कि इन्फ्लुएंस कर रही है ओवर इंडो पैसिफिक एरिया पर, उसको रोकना भी इसका अनऑफिशियल एम था, क्लियर, समझ गए। अब दोस्तों समझते हम, ये मीटिंग होने जा रही है फोर्थ मीटिंग ऑफ क्वाड की फोर्थ मीटिंग होने जा रही है, और ये होगी यूएसए के अंदर। कहां पर होगी, यूएसए में, क्लियर। और यूएसए में हमारे मोदी साहब जाने वाले हैं यहां पर, और ये होगी 21 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक, क्लियर, ये मीटिंग होने जा रही है। और इस मीटिंग का मेन मोटिव यही है कि जो भी इंडो पैसिफिक एरिया में जो भी कंट्री आती है उनसे पूछना कि आप पीसफुल कैसे रहोगे, और उनमें डेवलपमेंट करना, और दूसरा ये रिव्यू करना कि एक साल में क्या अचीवमेंट क्या है क्वाड ने। तो इसका मेन मोटिव दो है, टू रिव्यू द वर्क ऑफ क्वाड इन प्रीवियस ईयर, और टू डेवलप दी वी कैन से डेवलपिंग कंट्री इन इंडो पैसिफिक एरिया। इंडो पैसिफिक एरिया, तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि इसका एम क्या है। और एक और बात, यूएसए ने इंडिया से रिक्वेस्ट करी है कि इंडिया जो 2025 की क्वाड की मीटिंग है वो इंडिया होस्ट करेगी। कौन होस्ट करेगी, इंडिया होस्ट करेगी। और क्या हुआ था कि 2024 की मीटिंग भी क्वाड की इंडिया होस्ट करने वाली थी, बट इंडिया ने यूएसए के साथ स्वैप कर लिया कि अब वो मीटिंग कराएं, क्योंकि ये जनवरी में होने वाली थी। और मुझे लगता है इसका रीज़न कुछ और होगा, जो इलेक्शन थे हमारे इंडिया में, ये भी रीज़न हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, क्लियर। तो इंडिया ने स्वैप कर ली थी इस मीटिंग को, यूएस से बोल दिया था कि आप इस मीटिंग को कंडक्ट कराइए, क्लियर, समझ गए आप इतना। तो क्वाड की मीटिंग, इसके बाद मोदी साहब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, एक समिट होने जा रही है जिसका नाम है वी कैन से समिट फॉर फ्यूचर
समिट फॉर फ्यूचर एट UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन 23 ऑफ सेप्टेम्बर। इसको मोदी साहब रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को रिप्रेजेंट करेंगे ऑन 23 ऑफ सेप्टेम्बर, जिसका नाम है समिट फॉर फ्यूचर। क्या है? समिट फॉर फ्यूचर। और इसका थीम भी कुछ रखा है दोस्तों, थीम भी याद रखना। थीम क्या है इसका? मल्टीलैटरल सपोर्ट फॉर बेटर टुमारो। क्या है इसका थीम? मल्टीलैटरल सपोर्ट फॉर बेटर टुमारो, ये इसकी थीम है। क्लियर? इतना समझ में आ गया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग होने जा रही है, जिसका मीटिंग का नाम है समिट फॉर फ्यूचर। क्लियर? और इसकी थीम है मल्टीलैटरल सपोर्ट फॉर बेटर टुमारो, और इसको मोदी साहब रिप्रेजेंट करेंगे ऑन 23 ऑफ सेप्टेम्बर आफ्टर कंप्लीटिंग द क्वाड मीटिंग। क्या? क्वाड की मीटिंग कंप्लीट होने के बाद ये रिप्रेजेंट करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री। देन आफ्टर ये रिप्रेजेंट करने के बाद न्यूयॉर्क में ये मीटिंग हो रही है। कहां पर हो रही है? न्यूयॉर्क में। और इसी के साथ जो न्यूयॉर्क में इंडियन कम्युनिटी रह रही है, क्या है? इंडियन कम्युनिटी रह रही है। कहां पर? न्यूयॉर्क में। उनको भी रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? उनको भी रिप्रेजेंट करेंगे। इंडियन कम्युनिटी को न्यूयॉर्क में, जितनी भी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी न्यूयॉर्क में रह रही है, उसको भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ इसके बाद क्या करेंगे मोदी साहब? जो सीईओ ऑफ यूएसए कंपनी, जितनी भी यूएसए की बेस कंपनियां हैं, उनके सीईओ से मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे और डिस्कस करेंगे। आप जानते हो क्या डिस्कस होता है? कि हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें ये कंपनियां। जैसे कि ये डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, देन आफ्टर बायोटेक्नोलॉजी, समझ में आ गया? इन पर डिस्कस किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इस पर ये डिस्कस करेंगे विद अ सीईओ ऑफ यूएसए बेस्ड कंपनी। यूएसए बेस्ड जितनी भी कंपनियां हैं उनसे डिस्कस किया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि क्या क्या होने वाला है। मोदी साहब क्या क्या करने वाले हैं जब यूएसए जाएंगे। तो वो क्या है, यूएसए जा रहे हैं तो पूरा पैसा वसूल करके आएंगे। जो यूएसए जाने का खर्चा होगा उसका पूरा पैसा वसूल शेड्यूल उन्होंने डिसाइड कर दिया है। इवन सबसे पहले क्या करेंगे? क्वाड की मीटिंग को अटेंड करेंगे। देन आफ्टर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को रिप्रेजेंट करेंगे न्यूयॉर्क में। इसके बाद जो न्यूयॉर्क में इंडियन कम्युनिटी रहती है उनको रिप्रेजेंट करेंगे। देन आफ्टर जो यूएसए बेस्ड कंपनियां हैं उनके सीईओ से मीटिंग करेंगे कि वो इंडिया में आकर कंपनियां इन्वेस्ट करें। तो आप समझ गए होंगे कि क्या मोटिव है नरेंद्र मोदी साहब का यूएसए जाने का। क्लियर? चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज पर। गवर्नमेंट प्लानिंग टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फिशिंग इन अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। देखो दोस्तों कि गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है। क्या है कि आप जानते हो कि जो फिशिंग के यूनियन मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशिंग कौन है? राजीव रंजन सिंह। कौन है दोस्तों? राजीव रंजन सिंह, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशिंग है। अब इन्होंने क्या किया है दोस्तों? तो इन्होंने एक क्या है कि ये क्या करना चाह रहे हैं कि जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में यहाँ पर फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी।
फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप में फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रही है। क्लियर, इस दो जगह पर। अब ये होगा कैसे फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो आप जानते हो कि हमारा जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिशिंग। देख रहे हो आप, वर्ल्ड में हमारा इंडिया दूसरा सबसे बड़ा फिशिंग प्रोडक्शन करने वाली कंट्री है। अब इसी के साथ अगर फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में बन जाएगा तो उससे क्या होगा कि फिशिंग का प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा। और इंडिया का एक टारगेट है, इंडिया का टारगेट है कि जो अभी सी फूड का एक्सपोर्ट हो रहा है, आप जानते हो कि अभी हमारे इंडिया में सी फूड एक्सपोर्ट किया जाता है और कितना, अप्रोक्सीमेटली 60,000 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट होता है एनुअली। देख रहे हो आप कि हमारे इंडिया में सी फूड का एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 60,000 करोड़ किया जाता है। अब गवर्नमेंट का टारगेट है कि इसको बढ़ाकर कितना करना है, 1 लाख करोड़ करना है, 1 लाख करोड़ करना है। और इसके लिए गवर्नमेंट कई सारे इनिशिएटिव ले रही है। पहला इनिशिएटिव क्या लिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया जाएगा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में। कहाँ पर, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। दूसरा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने क्या लिया है, देखो दूसरा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है कि 3 स्मार्ट फिशिंग हार्बर सेटअप किए जाएंगे। कहाँ पर, गुजरात के अंदर, एक गुजरात में, दूसरा दमन एंड दीव में, तीसरा बनाया जाएगा पौंडुचेरी में। कहाँ पर बनाया जाएगा, पौंडुचेरी में। क्लियर, ये 3 स्मार्ट फिशिंग हार्बर बनाए जाएंगे। इंडिया ने दूसरा इनिशिएटिव क्या लिया है कि 3 फिशिंग हार्बर सेटअप करे जाएंगे, ईच वन इन गुजरात, पौंडुचेरी एंड दमन एंड दीव। क्लियर, इसी के साथ 5 इंटीग्रेटेड क्या है दोस्तों, एक्वा पार्क बनाए जाएंगे, एक्वा पार्क बनाए जाएंगे। अब क्वेश्चन बनता है ये कहाँ बनाए जाएंगे, तो हर स्टेट में से उड़ीसा में एक बनाया जाएगा, आंध्र प्रदेश में दूसरा बनाया जाएगा, तेलंगाना में तीसरा बनाया जाएगा, देन आफ्टर अरुणाचल प्रदेश में नेक्स्ट बनाया जाएगा और लास्ट बनाया जाएगा हरियाणा में। कहाँ पर दोस्तों, हरियाणा में। तो 5 एक्वा पार्क बनने जा रहे हैं हमारे इंडिया में, जिसमें से 5 स्टेट सिलेक्ट करी गई हैं। पहली है उड़ीसा, दूसरी आंध्र प्रदेश, तीसरी तेलंगाना और चौथी अरुणाचल प्रदेश एंड 5वीं है हरियाणा। क्लियर, यहाँ पर 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनेंगे। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो इंडिया का टारगेट क्या है कि जो सी फूड का एक्सपोर्ट हो रहा है 60,000 करोड़ एनुअली, उसको बढ़ाकर कितना करना है, 1 लाख करोड़ करना है। क्लियर, आप समझ गए होंगे कि क्या है ये। क्लियर, अपन चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। COP29 अजरबैजान। देखो दोस्तों, अपन इसको आप जानना कि COP की मीटिंग होने जा रही है। क्या है, जो COP की मीटिंग है वो होने जा रही है, 29th मीटिंग है ये। और ये मीटिंग कहाँ पर होगी दोस्तों, ये मीटिंग होगी अजरबैजान, और अजरबैजान में बक्कू सिटी के अंदर ये होने वाली है और अजरबैजान इसको होस्ट करेगी। और ये मीटिंग होगी दोस्तों नवंबर के महीने में। कब होगी, नवंबर के महीने में ये मीटिंग होने जा रही है। और इस मीटिंग में कौन कौन से ऐसे एजेंडा लिए गए हैं जो डिस्कस किए जाएंगे। देखो, अजरबैजान आप जानते हो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। क्या है दोस्तों, एक अजरबैजान जो कंट्री है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। और इसने क्या है, एक क्लाइमेट फंड बनाने जा रही है। क्या है दोस्तों, एक क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड बनाने जा रही है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड बनाने जा रही है। अब ये फंड में पैसा कहाँ से आएगा? देखो, आप जानते हो कि क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डेवलप कंट्री की, जो कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जिसमें आया था कंट्रियों में, वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के कारण। और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रियाँ हैं उनकी मदद करें। क्या करें? उनकी मदद करें बाई फाइनेंसिंग टू द डेवलपिंग कंट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्री, इससे फाइनेंस करें। अब अजरबैजान कंट्री में जो COP29 मीटिंग होने जा रही है बक्कू के अंदर, अजरबैजान जो होस्ट करेगी, इसमें एक एजेंडा लिया है कि एक फंड बनाया जाएगा जिसको बोलेंगे क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। ये फंड में पैसा कहाँ से आएगा? तो ये फंड में पैसा आएगा फ्रॉम ऑयल प्रोड्यूसिंग countries and company based on क्या है? based on we can say amount of oil production, अब आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि इसका फंड कहां से पैसा आएगा और ये फंड क्या करेगा। ये फंड डेवलपिंग कंट्री की हेल्प करेगा और इस फंड का नाम याद रखना, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। ये फंड में पैसा कहां से आएगा? जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गई, इराक हो गया, जितनी भी यहाँ जो गल्फ कंट्रियां हैं, इसमें वहाँ से पैसा आएगा और जो भी कंपनियां हैं वो पैसा देंगी। पर डिपेंड करेगा कि कौन सी कंट्री प्रोडक्शन ज़्यादा कर रही है। अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है, ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा कर रही है, तो वो ज़्यादा फंड कंट्रीब्यूट करेगी। जो कंट्री कम प्रोडक्शन कर रही है तो वो कम कंट्रीब्यूट करेगी। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि इसमें फंड कहाँ से आएगा। और ये फंड में डेवलपिंग कंट्री को मदद करी जाएगी। क्या करी जाएगी? डेवलपिंग कंट्री को मदद करी जाएगी। डेवलपिंग कंट्रीज़ को इस फंड से मदद करी जाएगी कि वो अपने ग्रीन एनर्जी जो प्रोडक्शन को बढ़ाएं। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे, इसका पहला एजेंडा तो ये है। अब दूसरा एजेंडा और समझ लीजिए, दूसरा एजेंडा क्या है? दूसरा एजेंडा इसका ये है कि 6 टाइम एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना। 6 टाइम एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना बाई 2030 तक। देख रहे हो आप, एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी को 6 गुना बढ़ाना बाय 2030। इट इज द सेकेंड एजेंडा ऑफ द COP29 मीटिंग दैट विल बी हेल्ड इन अजरबैजान, सिटी नेम इज बक्कू। क्लियर? आप समझ गए होंगे तीसरा। और जो तीसरा एजेंडा है वो डिस्कस किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन पर। क्या डिस्कस किया जाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन पर डिस्कस किया जाएगा। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि क्या क्या एजेंडा लिए जाएंगे COP29 के अंदर। ये पूरे एजेंडा डिसाइड करे गए हैं। क्लियर? इसी के साथ 18 सितंबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।